मोबाइल फोन आजकल हर किसी के पास है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में मोबाइल फोन का ही काम होता है। पढ़ाई तक तो ठीक, लेकिन क्या आपके बच्चे को मोबाइल की बुरी लत तो नहीं लग गई? क्या वो घर पर घंटों फोन पर अपना वक्त बिताता है? अगर ऐसा है तो ये वाकई गंभीर है। अक्सर माता पिता घर और बाहर के कामों में व्यस्त रहते हैं, वहीं घर पर बच्चों को संभालने के लिए वो उसे अपना मोबाइल फोन दे देते हैं। लेकिन कई बच्चे फोन को अपनी आदत बना लेते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मोबाइल फोन की वजह से बच्चे कई तरह की मानसिक बीमारियां से जूझ रहे हैं और कई तरह की मानसिक बीमारियां उन्हें हो सकती हैं। मेरठ में कई माता पिता अपने बच्चों को दिखाने ला रहे हैं क्योंकि बच्चा फोन की आदत नहीं छोड़ पा रहा। बच्चे के व्यवहार में भी बदलाव आता है। माता पिता गुस्सा और चिड़चिड़ापन की शिकायत करते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर बच्चा हिंसक हो गया। जैसे एक लड़का मेरे पास आया तो मोबाइल का ही बहुत ज़्यादा मतलब इतना एडिक्शन था उसको मोबाइल का कि अगर उसको मोबाइल सोते वक्त भी उसकी मदर उसके पास से हटा ले तो उसको पता चल जाता था और वो उठ जाता था। थोड़ी ही देर में 10-15 मिनट में उठ जाता था और अपना मोबाइल ढूंढ जाता और जाकर छीन कर अपनी मम्मी से मोबाइल लाता था। मतलब नींद में भी उसका ये हाल था। बच्चा इतना एग्रेसिव हो गया, वो मारने पर तुल जाता था, बाल नोचने लगा और मुंह नोच लिया एक बार अपनी माँ का और इतना ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए उसकी मदर के फेस पर। तब वो बहुत ज़्यादा डर गए कि तो इसका एक्सट्रीम बिहेवियर हो रहा है और अब हमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद जब ये मेरे पास केस आया तो पता चला बच्चे से कि बच्चे को पहले बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड फील हुआ। उसको ऐसा लगा कि कोई मेरा नहीं। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लास का चलन शुरू हुआ था। तब से बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे। कई बच्चे फोन लेकर घंटों तक बैठे रहते। माता पिता मोबाइल नहीं देते हैं तो बच्चे जिद पर उतारू हो जाते हैं। पेरेंट्स भी एडिक्टेड है मोबाइल के, तो उनको ना ये समझना होगा कि अगर वो खुद अपने मोबाइल की लिमिट लगाएंगे तो बच्चे उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं को सुन रहे हैं और उनको लगातार ऑब्जर्व करने की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि मोबाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना होगा। दूसरा, बच्चों को लेकर उन्हें बैक टू बेसिक्स जाना होगा, यानी कि जो हमारे बचपन में होता था कि हम लोग बाहर खेलते थे, हम लोग फैमिली से बैठकर बातें करते थे, कुछ इस तरीके की गेम्स एक्टिविटीज़ होती थी जिससे मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन होता था। मोबाइल फोन की वजह से बच्चों में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्या भी लगातार सामने आ रही है, क्योंकि बच्चे बिना रुके कई घंटे मोबाइल फोन को सिर झुकाकर देखते हैं। ऐसे में माता पिता को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। वो वक्त अब बेहद नजदीक आ चुका है जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगे। आखिरी चरणों में तैयारी है, जिसके बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है। आने वाले कुछ वक्त में यहां से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल चुका है, एरोड्रोम लाइसेंस मिल गया है। अब पीएम मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये एयरपोर्ट यूपी सरकार की प्राथमिकता में था। यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर बने 0 पॉइंट से महज 25 से 30 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। न्यूज़ 18 के साथ आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सवारी और सीधे तस्वीरें देखिए। इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और आपको बता दें, परिचौक 0 पॉइंट से एयरपोर्ट की दूरी करीब 30 से 35 किलोमीटर है और महज 25 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। तो जाहिर तौर पे ये 100 मीटर का एक्सेस कंट्रोल है। 100 मीटर एक्सेस कंट्रोल मतलब 4 लेन यानी कुल 8 लेन का ये यमुना एक्सप्रेसवे है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की। वो एक्सेस एरिया दिखाएंगे, वो 4 लूप एरिया दिखाएंगे आपको जहां से आप पहुंचेंगे। लेकिन कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और अगर यहाँ पर बात करें तो एनसीआर क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। साथ ही एनसीआर क्षेत्र से इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है और ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है। तो आप देखेंगे इस तरीके के बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ता है और ये लूप है जहां से आप चढ़ेंगे। इसी 4 लूप को बनाया गया है और ये 4 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं और आप देखेंगे कि फिलहाल चूंकि अभी ये संचालित नहीं है, जल्दी इसका उद्घाटन होगा।
देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जिसका रनवे 3,900 मीटर, रनवे की चौड़ाई 60 मीटर, सभी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर दिए गए हैं। पहले चरण के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 1334 हेक्टेयर में पूरा किया गया है। टर्मिनल भवन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाए गए हैं। एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के लिए सबसे जरूरी एरोड्रोम लाइसेंस मिल गया है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगे। दिखाएंगे इंटरचेंज से, लूप से चढ़कर आप सीधे इसी रोड से होते हुए आप पहुंचेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आप देखेंगे किस तरीके से बोर्ड्स लगा दिए गए, साइनेज बोर्ड डिपार्चर और अराइवल का, साथ ही एनआईए बस स्टॉप, यानी यहां पर जो बसेज हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो यहां पर खड़ी की जाएंगी। ये तमाम तैयारियां और साइनेज बोर्ड अब आपको साफ तौर पे देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं। ये टर्मिनल बिल्डिंग है, आप यहीं से अपनी फ्लाइट लेकर जहां भी जाना चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। फिलहाल एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ये 1334 हेक्टेयर में पूरी तरीके से बनकर तैयार है। साथ ही एक हवाई पट्टी जो 3,900 मीटर की है, साथ ही एटीसी टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग, सभी चीजें पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। इसके बाद बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है, जिससे ज्यादातर शहरों के लोगों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। यानी यमुना एक्सप्रेसवे पर जब आप चढ़ जाएंगे तो 20 से 25 मिनट में आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, इसके साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, जो गुरुग्राम मानेसर के लोगों को मदद करेगा कि वो वहां पहुंच सके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी एक कनेक्टिविटी की जा रही है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की। रैपिड रेल मेट्रो सिस्टम भी लगाया जा रहा है, वो भी इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि जो दिल्ली के पैसेंजर्स हैं वो सीधे नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पहुंच जाएं। तो जाहिर तौर पे एक आम आदमी को सहूलियत देने के लिए सड़क और साथ साथ मेट्रो की सुविधा दी जा रही है। पहले चरण में टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल लगभग 1.38 लाख वर्ग मीटर है, जिसमें 48 चेक इन काउंटर, 9 सुरक्षा जांच लेन और 9 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। आधुनिक कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब भी तैयार किए जा रहे हैं। चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क हो, अपैरल क्लस्टर पार्क हो या टॉय सिटी पार्क हो, इस तरीके की तमाम सिटीज बसाई जा रही हैं और उद्देश्य यही है कि यहां से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और उसके लिए चूंकि जद्दोजहद ना करनी पड़े, एक्सप्रेसवे पर कोई ट्रैफिक की समस्या ना हो, इन तमाम चीजों का खास ख्याल रखा जा रहा है। और कार्गो के लिए खास तौर पे जो ट्रक्स हैं वो सीधे यहां पर कार्गो टर्मिनल पहुंच सकेंगे और उसके लिए यमुना अथॉरिटी की तरफ से एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जो यहां पर इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं वहां से ये कॉरिडोर सीधे पहुंचेगा। दूसरे चरण में क्षमता 3 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाई जाएगी। तीसरे और चौथे चरण में विस्तार के बाद कुल क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी। पहले फेज में करीब 3,300 एकड़ में बना हिस्सा उद्घाटन के लिए तैयार है। अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही यात्रियों की संख्या 1 करोड़ के पार करेगी, हवाई अड्डे पर दूसरे रनवे के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। 2 रनवे के साथ करीब 7 करोड़ यात्रियों को सेवा देगा। परियोजना के लिए पहले से ही 6,700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। बाकी 5100 एकड़ जमीन के अगले 3 महीनों में अधिग्रहण की उम्मीद है। तार पकड़ते हुए पहुंचेंगे एयरपोर्ट, लेकिन इसके लिए जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसको 4 लूप इंटरचेंज कहते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा प्रहलाद जी, आप तस्वीरें दिखाएं कि 4 लूप इंटरचेंज बेहद खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। ये 4 लूप हैं और इसके बनाने में करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। किसानों से 25 हेक्टेयर जमीन ली गई है। आपको बता दें कि ठीक ये जो आप एक्सप्रेसवे देख पा रहे हैं ये यमुना एक्सप्रेसवे है, जो मथुरा, बुलंदशहर, आगरा, हापुड़ साथ ही पश्चिमी यूपी को कनेक्ट करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये 4 लेन इंटरचेंज जो बनाया गया है ये सीधे आपको एयरपोर्ट पहुंचाएगा, टर्मिनल बिल्डिंग पहुंचाएगा। और मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको जूम करके दिखाएं, प्रहलाद जी आपको टर्मिनल बिल्डिंग भी दिख रही होगी साफ तौर पे। तो आप इसी 4 लेन इंटरचेंज से सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इस 4 लेन से यानी यमुना एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट की दूरी महज 700 मीटर की है। फिलहाल यहां पर कनेक्टिविटी के लिहाज से तमाम इंतजाम
देश में कोई भी हवाई अड्डा एक्सप्रेसवे से लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये कनेक्टिविटी में देश में सबसे बेस्ट होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया गया है। गुरुग्राम, मानेसर के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। यूपी में गैस किल्लत की अफवाह पर शहर शहर प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। गैस एजेंसियों में छापेमारी हो रही है। जमाखोरी, कालाबाजारी पर पैनी नजर रखी जा रही है। एक तरफ ईरान इजराइल युद्ध छिड़ा हुआ है। दुनिया के कई देश इससे प्रभावित हैं। युद्ध लंबा खिंचता है। तेल और गैस की सप्लाई का क्या होगा? सरकार ने साफ किया है कि कमी नहीं होने दी जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गैस और ईंधन के पर्याप्त स्टॉक की बात कही है, लेकिन फिर भी रसोई गैस को लेकर कई जगहों पर इसकी कमी की अफवाह फैलाई जा रही है, जिस पर सरकार ने प्रशासन से कड़ा एक्शन लेने को कहा है। गोरखपुर में डीएम और एसएसपी ने कई गैस एजेंसियों पर जाकर जांच पड़ताल की। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी पैनिक ना करे, अफवाहों पे ध्यान ना दे। जितनी भी हमारे पास डोमेस्टिक सप्लाई है, सभी के लिए गैस उपलब्ध है। हमें जितने भी लोग हमारी बुकिंग कर रहे हैं उस हिसाब से उनको गैस दी जा रही है। पैनिक मोड में आके लोगों की बुकिंग्स और नंबर्स ये बढ़ गए हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आपको जो भी बुक कर रहा है और जो भी डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं उनको बुकिंग की जा रही है। हाथरस में गैस किल्लत की शिकायत पर डीएम और एसपी ने भी गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। वितरण व्यवस्था की जांच कर जानकारी ली। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहा गया। इस गैस एजेंसी पे हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरशिप का जो इनका ऑफिस है उसके ऊपर आए थे। यहाँ जितने भी उपभोक्ता हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की, तो कालाबाजारी की ऐसी कोई समस्या नहीं है। किसी भी अफवाह पे मेरा सभी से अनुरोध है, जनपद वासियों से, किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, और अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आती है तो तत्काल डायल 112 पे भी आप सूचित कर सकते हैं। कन्नौज में रसोई गैस को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जमाखोरी और कालाबाजारी की निगरानी के लिए टीम का गठन किया है। 3 टीमें गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर नजर रख रही हैं। प्रतापगढ़ के गैस एजेंसी संचालक का कहना है कि गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, हालांकि लाइन में दिख रहे लोगों को सिलेंडर मिल रहा है। बरेली में गैस किल्लत की अफवाह पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी की गई। डीएम ने जिले भर के एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित 25 मजिस्ट्रेट की अलग अलग टीम बनाई है। देखिए, इन अफवाहों पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से कल मेरे द्वारा जो है जितनी भी हमारी IOCL, BPCL, HPCL, CUGL आदि जितनी भी कंपनियां हैं, इन सभी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे और हमारे जो ADM सिटी, ADM फॉर ADM, अन्य ADM जो थे, उनके साथ बैठकर एक ज्वाइंट मीटिंग किया गया था। और उस मीटिंग के माध्यम से, जिसमें कि DSO भी मौजूद थे, स्पष्ट बता दिया गया उन लोगों ने, जितनी भी कंपनियां यहाँ पे थी, कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रायबरेली में रसोई गैस घर घर तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। डीएम हर्षिता माथुर ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। सभी एजेंसीज का जो स्टॉक वेरिफिकेशन है, सत्यापन है आदि सभी चीज़ों को हम लोग निगरानी के अंतर्गत ले आए हैं। वर्तमान में हमारे जनपद में प्राथमिकता पे जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है उसको देखा जा रहा है, और सभी लोगों से यही अपील है कि पैनिक की कोई ऐसी स्थिति ना बने। मेरठ में एलपीजी की जमाखोरी रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा गया है। फीडबैक आ रहा है कि जैसे मेरे पास एक गैस है, सिलेंडर भरा हुआ है, दूसरे गैस के लिए कि ताकि गैस खत्म ना हो जाए, इस अंदेशा में लोग अनावश्यक रूप से गैस एजेंसी पे जाके भीड़ लगा रहे हैं। या ऐसा भी तथ्य संज्ञान में आया, मैंने डीलर्स को कहा है और DSO को भी कहा है कि पूरी टीम लगा के कालाबाजारी को रोकें, ओवर रेटिंग कोई नहीं होनी चाहिए, और कंज्यूमर और डीलर दोनों से मेरा अनुरोध है कि किसी भी दशा में होर्डिंग न करें। आप पर्याप्त मात्रा में जो गैस सिलेंडर डोमेस्टिक है अवेलेबल है। बलिया में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग 21 दिन की बजाय 25 दिन के अंतराल पर हो रही है। कमर्शियल सिलेंडर में थोड़ी सप्लाई कम की गई है ताकि डोमेस्टिक में किसी को कोई दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ कल भी गाड़ी आई थी, आज गाड़ी नहीं आई है,
कल गाड़ी आएगी। वैसे भी हमारे यहाँ 2 दिन पर ही गाड़ी आती थी। घरेलू गैस की कालाबाजारी न हो, इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं गाजियाबाद के डीएम का कहना है कि तेल और गैस की सप्लाई बाधित नहीं है। कानपुर में प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा है ताकि जमाखोरी पर काबू किया जा सके। सप्लाई चेन में कुछ इश्यूज हैं, परंतु अभी कोई समस्या नहीं है। कॉमर्शियल कनेक्शन को थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कारण जो सरकार ने चाहा है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को हम लोग प्रायोरिटाइज करें, और कॉमर्शियल में भी जो हमारा एसेंशियल सेक्टर है, जैसे मेडिकल सर्विसेज है, एजुकेशन है, तो उन सबको हमारी सप्लाई जारी है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। गैस किल्लत की अफवाह के बीच गौतम बुद्ध नगर की डीएम ने गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। सप्लाई सुनिश्चित करने को लेकर बातचीत हुई है। गैस की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गाजीपुर, बस्ती, इटावा के अलावा दूसरे शहरों में भी प्रशासन कालाबाजारी को लेकर सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। ईरान युद्ध को लेकर अब अमेरिकी रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग शुरू करने से पहले कई अहम आकलन गलत कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि जंग शुरू करने की योजना तो थी, लेकिन इसे खत्म कैसे किया जाएगा, इसकी साफ रणनीति नहीं थी। क्या ईरान पर हमला अमेरिका की भूल बन गया? क्या ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका की जंग नासूर बन जाएगी? क्या ईरान की ताकत को भांपने में गलती कर बैठा ट्रंप प्रशासन? ईरान में 5 गलतियों में फंस गया इजराइल और अमेरिका। दुश्मन को कमजोर समझने की भूल अक्सर जंग के मैदान में भारी पड़ती है। अब यही सवाल ईरान युद्ध को लेकर उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग के शुरुआत से पहले कई अहम रणनीतिक आकलन गलत कर दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान या तो डर जाएगा या सीमित जवाब देगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए कई मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये युद्ध अमेरिका के लिए लंबी रणनीतिक चुनौती तो नहीं बन गया है, क्योंकि तेल बाजार को लेकर भी अमेरिकी आकलन गलत साबित होता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन और उनके सलाहकारों को लगा था कि युद्ध का असर ऊर्जा बाजार पर सीमित और अस्थायी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का अहम केंद्र है और ऐसे में युद्ध का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। माना जाता है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, तो वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि अब सवाल ये उठने लगा है कि कहीं ये युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का कारण तो नहीं बन जाएगा। अमेरिकी रणनीति की तीसरी बड़ी कमजोरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी योजना में यह मान लिया गया था कि ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने जैसा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों को लेकर खतरे की चेतावनियां बढ़ गई और ईरान की तरफ से समुद्र में माइन बिछाने जैसे संकेत भी सामने आए हैं। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ संकट गहराता है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि इस पूरे युद्ध का सबसे संवेदनशील रणनीतिक मोर्चा बनता जा रहा है। अमेरिकी रणनीति की चौथी बड़ी गलती रेजिम चेंज को लेकर भी बताई जा रही है। दावा है कि ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान की सत्ता तेजी से कमजोर पड़ जाएगी। आकलन ये था
कि लगातार हमलों से तेहरान के सत्ता के ढांचे में दरार पड़ जाएगी और सरकार दबाव में आ जाएगी, लेकिन जमीनी हालात ने इस आकलन को गलत साबित कर दिया। ईरान की राजनीतिक और सैन्य संरचना उम्मीद से कहीं ज्यादा संगठित और मजबूत निकली। शासन तंत्र तुरंत डगमगाने के बजाय एक्टिव होकर जवाबी रणनीति बनाने में जुट गया। यही वजह है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या युद्ध की शुरुआत में ईरान की आंतरिक ताकत और राजनीतिक स्थिरता को सही ढंग से नहीं समझा गया। लेकिन अमेरिका की गलतियों की कहानी यहीं तक नहीं थमती। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं गलती थी एग्जिट स्ट्रेटेजी, यानी जंग शुरू करने की रणनीति तो थी, लेकिन इसे खत्म करने का रास्ता साफ नहीं था। लेकिन इसे खत्म करने का साफ रास्ता तय नहीं था। अब यही सवाल अमेरिका के भीतर भी उठने लगे हैं कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा।